चलें सर, पहले क्विकली अच्छे से रिवाइज करते हैं जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा, उसके बाद क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आइए पढ़े से वाहिद स्टैंडर्ड है जो कि हमसे कोई भी अकाउंटिंग एंट्री नहीं बनाता, बल्कि सर ये क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ डिस्क्लोजर बनवाता है। सही है सर। सर फिर हम और आगे बढ़े थे, और आगे बढ़ते हुए हमने क्या पढ़ा था सर, इसके अंदर हमने पढ़ा था कि सर क्यों आया ऑब्जेक्टिव वजूद में, क्यों आया, क्योंकि हमने कहा था यूनिलीवर भैया क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि भैया हम अगर अपनी सिर्फ रेवेन्यू की कंपनी से एक फिगर दिखाती है, सही ना, रेवेन्यू इतना है, लेकिन अगर एक शेयर होल्डर चाहता है यार मैं देखूं तो सही कौन सा सेगमेंट कितना कमा रहा है, मतलब इनका फूड वाला कितना कमा रहा है, आइसक्रीम वाला कितना कमा रहा है, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। तो इसके लिए स्टैंडर्ड आया IFRS, उसने कहा मैं अलग अलग करके बताऊंगा। ये अप्लाई किसके ऊपर होता है, लिस्टेड कंपनीज और कंपनीज अबाउट टू बी लिस्टेड। सर किसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी। सर फिर और आगे बढ़े थे, और हमने क्या पढ़ा था, हमने कहा था सर ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे भी अप्लाई होगा और कंसोलिडेटेड और इंटरिम पे भी अप्लाई होगा। इंटरिम कितने होते हैं, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, हाफ ईयर, थर्ड क्वार्टर। सही है। अगर कंसोलिडेटेड और स्टैंड अलोन एक ही बुक में जा रहे होते हैं तो किस पे लगाएंगे, खाली कंसोलिडेटेड पे। सर फिर हम और आगे बढ़े थे, हमने कहा था सर सबसे पहले उससे पहले यूनिलीवर का पूरा एक दिमाग में, यूनिलीवर सर देखा जाए तो यूनिलीवर जो है ब्रॉडली 3 बड़े सेगमेंट्स में काम करता है। सबसे पहला उसका होता है होम केयर। होम केयर के अंदर कौन कौन से ब्रांड, सर्फ एक्सेल, सनलाइट, डोमेक्स, कंफर्ट, जो भी। दूसरा पर्सनल केयर, लक्स, डव, सनसिल्क, क्लियर फॉर मैन, पॉन्ड्स, ग्लो एंड लवली, XYZ, जो भी। सही है ना। तीसरा फूड्स एंड रिफ्रेशमेंट। फूड एंड रिफ्रेशमेंट में एक तो अलग है फूड्स के अंदर कनौर और लफान 2 बड़े ब्रांड, उनके नीचे कनौर की केचप अलग है, कनौर की नूडल्स अलग है। फिर हमने कहा लफान के कस्टर्ड वगैरह। फिर हमने कहा रिफ्रेशमेंट में टी और आइसक्रीम। टी के अंदर 2, लिप्टन और सुप्रीम। आइसक्रीम के अंदर वॉल्स के अंदर तो फिर लातादाद। अब ये पूरा यूनिलीवर है। यूनिलीवर का हम छोटे से छोटे पे भी जाएं, जेड स्पॉट, मैग्नम, कनौर केचप, कनौर जो है नूडल्स, बोला यार हमारे कोई पाकिस्तान के अंदर तो 22 ब्रांड बनते हैं और दुनिया में तो 50 के आसपास है। सही है ना। तो हम इन सबके बारे में क्या अलग अलग चीज़ें बताएं, तो बोला पहले तो ये आइडेंटिफाई करो कि ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सेगमेंट हैं भी के। अब ऑपरेटिंग सेगमेंट के अंदर 3 बातें होती हैं, एबिलिटी टू अर्न एंड स्पेंड। क्या मतलब है सर, उसके अंदर सलाहियत हो कि कमा भी सके और हमने इसकी एग्जांपल पढ़ी थी कि सर फाइनेंस के अंदर पे जो होता है हमारे पास ट्रेजरी, टैक्स, अकाउंटिंग और टैक्स कमाते नहीं है, सिर्फ खर्च करते हैं। ट्रेजरी कमा भी सकता है, तो पहली कंडीशन ट्रेजरी करता है यूनिलीवर के सारे ब्रांड। दूसरा क्या था सर, रिव्यूड बाय CODM। अभी CODM कौन शख्स होता है, चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर। ये क्या करता है सर, ये BOD होता है ना सर। हमने कहा BOD यूजुअली होता है और ये इसको रिव्यू करे। सही है। तीसरा, इसका हम अलग से डेटा मेंटेन करते हों जिसका प्रॉफिट एंड लॉस हम चाहें तो देख सकें। तो हमने कहा था, इसमें एग्जांपल दी थी, जैसे मीट 1 है, मीट 1 के पास गोश्त भी निकलता है, चर्बी भी निकलता है, लेकिन चर्बी का अलग से वो डेटा मेंटेन नहीं करते, उसकी सेल्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं, कॉस्ट वॉस्ट एलोकेट नहीं करते। तो ऑपरेटिंग सेगमेंट के अंदर 3 बातें, यूनिलीवर का 3 बातें अप्लाई कर दी, पाकिस्तान के 22 के 22 ब्रांड के ऊपर ही अप्लाई होते हैं। क्या सबको अलग अलग क्यों करना है, हमने कहा नहीं, रुको जरा सब्र करो। हमने कहा वो 5 बातों में अगर सेम है 2 सेगमेंट तो उनको क्या कर दो, मिला दो। बोला वो 5 बातें कौन सी थी। पहली बात, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, और नेचर का वर्ड इज वेरी ब्रॉड वर्ड, मतलब एक जैसे हो। तो हमने कहा साबुन और शैम्पू का यूज क्या है, सिमिलर है ना सर, इंसान की खूबसूरती के काम आते हैं। दूसरा, प्रोडक्शन प्रोसेस सेम हो, है ना सर, प्रोसेस जरूरी नहीं है एग्जैक्ट सेम है, नेचर सेम हो। साबुन शैम्पू का केमिकल्स को ही मिक्स करके कुछ बनाना है ना सर। तीसरा, कस्टमर टाइप और क्लास ऑफ कस्टमर सेम हो, इंसानों के लिए ही यूज होता है। चौथा, डिस्ट्रीब्यूशन, तुम इसको सप्लाई चेन कैसे बनाते हो, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हो, ये सेम होते। 5वां,
रेगुलेटरी इन्वायरमेंट कैसे सेम हो। अगर ये पांचों बातों में सेम है तो इसको क्या कर दो, एग्रीगेट कर दो। और अगर सेम नहीं है तो अलग अलग होगा। फिर हमने पढ़ा था एसीसी और सीए भी केजेस के लिए पांचों बातों में क्या है, सेम है। माना एक एसीसी गवर्न करता है सीए पे आई कैप, लेकिन इन्वायरमेंट की नेचर, लेकिन केजेस के लिए सीएसीसी और एग्जाम्पलर सेम नहीं है। सही सर, वहाँ पे एचईसी अलग हो जाता है। यहाँ तक हम क्लियर है मेरा बच्चा? सर अब एग्जाम्पलर जो है ना, हो सकता है कि आपको ये इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स वाली पॉइंट है ना, इंपॉर्टेंट मार्क करो, क्योंकि एग्जाम्पलर ने कभी भी इसको डिटेल में इतना टेस्ट, लेकिन एग्जाम्पलर आपको एक हिंट दे सकता है। एग्जाम्पलर अगर एक वर्ड यूज कर लेना सोर्स सेगमेंट के बारे में, तो मतलब है कि वो सेम है। और वो वर्ड होता है एग्जाम्पलर का सिमिलर इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक। इस वर्ड का मतलब है एग्रीगेशन क्राइटेरिया में, क्राइटेरिया में। ठीक है सर, तो अगर एग्जामिनर ये वर्ड यूज कर रहा है तो आपने बेफिक्र होकर समझ जाना है कि भाई एग्जामिनर चाह रहा है कि आप इसको क्या कर दें, एग्रीगेट कर दें। चलिए सर, अब मजीद आगे बढ़ेंगे और शदीद आगे बढ़ेंगे, और मजीद आगे बढ़ते हुए हम क्या करेंगे, क्या करेंगे? अब हम आएंगे सर थ्रेशोल्ड के ऊपर। यूनिलेवर ने कहा 22 सेगमेंट के एग्रीगेट करके हमने 3 कर दी। क्या आप 3 को करते हैं? इसको थोड़ा रुको जरा, सब्र करो। अब आएंगे थ्रेशोल्ड पे। भाई हर सेगमेंट की इतनी हो सकते हैं औकात ना हो कि उसको डिस्क्लोज किया जाए, तो अभी क्राइटेरिया आ रहा है क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड्स। क्या होती है थ्रेशोल्ड लाइन पर? क्वांटिटेटिव मतलब 3 क्राइटेरिया है। एक है फिर पहला आते हैं आसान वाला, एसिड बेस, रेवेन्यू बेस्ड, प्रॉफिट बेस्ड। उनके साथ लिख दो। और ये क्राइटेरिया जो है ना, ये है और वाला। किसके वाला? क्या मतलब है और वाले का? सर एक भी मील हो जाएगा ना डिस्क्लोज करते हैं। ऑपरेटिंग सेगमेंट में तीनों ऐड वाली बातें थी, लेकिन यहाँ पर क्या है सर, और वाली है कि भैया इनमें से एक भी अगर तुम मीट कर लो तो डिस्क्लोज हो जाएगा। इंतजार नहीं करना कि दूसरा मीट हो रहा है या नहीं। सही है? अब हम जरा स्क्रीन शेयरिंग पे आते हैं। ग्रुप में भेज दूंगा आज। आ गए सर, स्क्रीन शेयरिंग पे आ रहे हैं। क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड 3 क्राइटेरिया, इसमें से अभी हम पहला पढ़ रहे हैं। क्या है? स्क्रीन शेयर।
Information is required to be disclosed separately about an operating segment that meets any of the following. इसमें से कोई भी quantitative threshold, it's reported revenue including both sales to external customers and inter-segment sales. सर ये क्या चीज आ गई? inter-segment sales कौन बताएगा? तो कौन लगाएगा? हाँ भाई बताओ, तुक्का कौन लगाएगा? इंटर सेगमेंट सेल्स मतलब है एक सेगमेंट दूसरे को बेच रहा है। हाँ साहब, इसका जरा कॉन्सेप्ट समझना। बड़े होगे तो पढ़ोगे कॉस्टिंग के अंदर, ये खाली अभी कॉस्टिंग पहले है ट्रांसफर प्राइसिंग है, भी कॉस्टिंग ट्रांसफर प्राइसिंग नहीं है ना, बड़े फाइनल में। सर सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। एक प्रोडक्ट है 4 डिपार्टमेंट से गुजरता है, ए बी सी, और उसके बाद इसको भी कहा जाता है अल्टीमेट कस्टमर को हम वो प्रोडक्ट बेच देते हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट एक लगाता है उसके ऊपर कॉस्ट 10 रुपए की, डिपार्टमेंट बी लगाता है 10 रुपए की, सी लगाता है 10, डी लगाता है, चारों 10 रुपए कितना बना, और अल्टीमेटली डिपार्टमेंट डी 80 रुपए की किसको बेच देता है? डिपार्टमेंट डी चौड़ा हुआ फिरता है कि भाई फाइनल टच हमारा होता है, उसके बाद ही हम प्रॉफिट कमा कर देते हैं। अब डिपार्टमेंट ए बी सी कहते हैं कि यार हमारी तो कोई वैल्यू मतलब इसका नहीं है, हम शुरू करते हैं, लेकिन अल्टीमेट फाइनल छक्का कौन मारता है? तो विनिंग्स मैंने बनाई और विनिंग शॉट ये खेल दिया, हीरो ये बन गया में आके, है ना? तो ये तीनों डिप्राइव फील करते हैं। तो कंपनी ने कहा यार ये नहीं करेंगे, कंपनी ने कहा ये तो भाई डिपार्टमेंट डी को बेनिफिट है ना, वे काम करेंगे। हर डिपार्टमेंट अपनी कॉस्ट भी लगाएगा। फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट ए ने 10 रुपए की कॉस्ट लगाई और वो प्रॉफिट भी अपना चार्ज करेगा 10 रुपए का। और अब डिपार्टमेंट ए 20 रुपए का किसको दे देगा? डिपार्टमेंट बी 10 रुपए का प्रॉफिट रखेगा, तो जो भी काम करेगा 30 रुपए, सही है, अपनी कॉस्ट लगाएगा ये वो। बल्कि डिपार्टमेंट बी ने 20 रुपए का खरीदा, 30 रुपए अपनी 20 प्लस 10 रुपए अपने भी लगाए कॉस्ट के, सही ना भाई, वो भी तो कुछ प्रोसेस करेगा ना यार। 10 रुपए का क्या 40 रुपए का किसको बेच दिया? सी को। सी भैया आए, सी ने कहा 40 रुपए प्लस मेरे 10 कितने हो गए? 50। 10 रुपए का 60 रुपए का, है ना सर? 60 रुपए का इसके पास आया, इसने 10 रुपए लगाए 70। अब ये 10 रुपए का प्रॉफिट रखकर किसको बेच रहे हैं? अब जो प्रॉफिट पहले 40 रुपए का था वो इन सब में क्या हो गया? इन जो ए बी को बेच रहा है इसको कहेंगे इंटर सेगमेंट सेल्स, सही है। अब ये जरूरी होती है, बात मर्तबा क्यों जरूरी होती है सर? ए की परफॉर्मेंस पता चले। एक एग्जांपल यूनिलीवर की प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ सर। वो आपको पता है वो जो कोन कॉर्नेटो का कोन है और जो नूडल्स के जो नूडल्स होते हैं उसके अंदर जो बेसिकली इनिशियली मैदा जो वो होता है प्रोसेस होता है ना, वो एक ही होता है। बाद में उसके अंदर कलर वगैरह चीज़ें चेंज की जाती हैं, तो वो होता है आइसक्रीम फैक्ट्री में, सही है। आइसक्रीम वाले प्रोसेस करके बेसिक स्ट्रक्चर खड़ा करके बेचते किसको है? फूड्स को। तो आइसक्रीम वाले की इंटर सेगमेंट सेल्स है फूड्स को, किसके लिए? नूडल्स के मैदे। क्योंकि यूनिलीवर ने कहा है पागल भी दोनों जगह अलग अलग मशीनें लगाए, लेबर लगाए यार, वो तो होना वैसे भी मशीन में ही है ना यार। दोनों जगह अलग अलग मशीनें, दोनों फैक्ट्रीज भी इतनी दूर नहीं है आपस में, मतलब दिन के 2-3 ट्रक निकालेंगे अपने और सारा होगा एक ही जगह, क्योंकि हमारी यहाँ पर लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगी। जो फिक्स एसेट का खर्चा करना था हमें, मशीन महंगी मिलियंस की होती है, वो एक ही जगह दे देंगे। तो अब एक ही जगह वो प्रोसेसिंग हो रही है, तो वो जो आइसक्रीम की फूड्स को कौन सी सेल्स है? इंटर सेगमेंट सेल्स है। तो यहाँ पर जो इसने बात की है, तो उसने कहा जो आपने सेगमेंट की सेल्स लेनी है वो दोनों लेनी है, एक्सटर्नल भी और इंटर। हालांकि देखा जाए ना, बड़े गौर से सुनना, इंटर सेगमेंट सेल्स कंपनी की सेल्स नहीं होगी, ओवर देखना था भाई। यहाँ पर अगर देखा जाए कंपनी की सेल्स कितनी है?
80, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो सी बोलेगा मेरी अपनी सेल्स भी 60 है और मेरी ये जगह 40 है 20 है। तो अगर देखा जाए तो कंपनी की सेल्स 80 है, इन सेगमेंट्स की अलग अलग सेल्स है, तो ये दोनों मिलाकर के हम ये नहीं कहते कि यार कंपनी की जो टोटल सेल्स है वो हमारे पास 200 हो गई। नहीं सर, कंपनी की सेल्स कितनी है? सही है। लेकिन IFRS 8 के रेवेन्यू वाले क्राइटेरिया के लिए हम क्या करेंगे? सेल्स टू एक्सटर्नल भी देखेंगे और सेल्स टू इंटर सेगमेंट। और ट्रांसफर इज 10% और मोर ऑफ द combined revenue, internal and external of all operating segments। अब जरा इसको समझते हैं, कॉपी कोई नहीं करेगा, सिर्फ इस पॉइंट को पढ़ लो एक दफा ताकि फिर हम इसकी तरफ पहले सवाल की तरफ मूव हो जाए। पढ़ लिया? और हम इसको इतना काम करते हैं, यहाँ पर लिख भी देते हैं रेवेन्यू बेस में। रेवेन्यू बेस में ग्रेटर देन और इक्वल टू 10% ऑफ टोटल रेवेन्यू इंटरनल प्लस एक्सटर्नल ऑफ ऑल सेगमेंट्स। ठीक है, यहाँ तक हम क्लियर हैं? पक्की बात है। अब इसका सवाल देखेंगे तो बिल्कुल चीजें क्लियर हो जाएंगी। सर याद रखना यहाँ पे 10% है, और एक और चीज अपने पास लिख लेना इसके ऊपर। और IFRS 9.99% does not equal to 10%। अगर यहाँ पर 9.9 भी होगा ना, तुम राउंड अप करके उसको 10 नहीं मानोगे। 10 मतलब 10। सही है। चलिए सर, ये सवाल हमारे सामने है, इस सवाल को भी करने लगे, लेकिन उससे पहले एक चीज हमेशा याद रखें, हमें ये बात सवाल की तरफ आ रहे हैं तो मैं एक और चीजें में मिटा दूं पूरा, तुम लोगों के पास कॉपी होगा ऐसे वगैरह में मैं बाद में लिख दूंगा। लेकिन सर हमें ये तो बताओ किसी भी टॉपिक में ना सवाल कितनी तरह के आ सकते हो। ये टॉपिक देखो FAR 2 में जो है मैंने बड़ी मेहनत की है, बड़ी इससे यहाँ पर हम बताते रहेंगे आपको कौन सी चीज़ें नहीं पूछी। उसके अलावा जिससे सिर्फ 3 तरह के सवाल आ सकते हैं। 3 तरह के सवाल आ सकते हैं। पहला सवाल जो इसके अंदर आ सकता है वो है आपकी आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिपोर्टेबल सेगमेंट। रिपोर्टेबल वो जिसके हम डिस्क्लोज करेंगे। रिपोर्टेबल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ये कॉपी करते जाओ। सेगमेंट या ऑपरेटिंग सेगमेंट, जो एक का सवाल में इसने ऑपरेटिंग सेगमेंट भी हमसे आइडेंटिफाई करवाया है। तो जो दूसरा सवाल है, दूसरी किस्म का सवाल है, वो इसका आता है डिस्क्लोजर प्रिपरेशन आ सकता है। तीसरा तरह का जो सवाल इसमें आ सकता है आइडेंटिफाइंग errors in disclosure। मतलब उसने तुम्हें डिस्क्लोजर बना करके दे दिया, मतलब बताओ सही बनाए गलत बनाए, इसमें क्या क्या गलती है। ठीक है, कैन बी
कंबाइंड विद, इसके साथ कंबाइन हो जाएगा फाइनल अकाउंट्स IAS 1। Can be combined with the final accounts IAS 1। चलिए जी बढ़े आगे। अभी हम पहले तरह के सवाल कर रहे हैं। अब इसका फॉर्मेट भी हमारे दिमाग में होगा, सर क्या फॉर्मेट होगा, कैसे होगा, सही है। तो ऐसा हर सवाल के हम इसमें सबसे जब भी आंसर पे जाएंगे, आंसर नंबर डाल दिया आपने तो आप डालेंगे हेडिंग थ्रेशोल्ड, और अब आप लिख लेंगे रेवेन्यू ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर आ जाएगा सब बच्चे इधर। पॉइंट था कि जो सेगमेंट है हमें देखना है, क्या हम वुड को रिपोर्टेबल सेगमेंट मान रहे हैं, फर्नीचर को मान रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट था कि आपने रेवेन्यू का थ्रेशोल्ड उसकी बेस पे चेक करना है। अब रेवेन्यू का टोटल करें हम, पांचों सेगमेंट का रेवेन्यू शायद टोटल का कॉलम में दिया हुआ है 650 प्लस 48, टोटल रेवेन्यू कितना बन रहा है 698 का 10% कितना आ रहा है 69.8। तो हमारे पास सब पहला क्राइटेरिया आ गया, सही है कि ये रिपोर्टेबल। अब आते हैं सेगमेंट कौन कौन से कॉपी कोई नहीं करेगा, वुड है, फर्नीचर है और वनीर। वनीर क्या होता है, हाँ यस सर, प्लाई जिसको कहते हैं फॉर्मिका फेल नहीं होता ऊपर ये जो शीट है, वेस्ट और अदर। जब हमने कहा सर ये हमने कहते हैं इनका नाम रखेंगे सेगमेंट कौन सा है, ठीक है। फिर हमने कहा दूसरा आ जाता है रिपोर्टेबल ऑन दी बेसिस ऑफ, किसकी बेस पर रिपोर्टेबल बन रहा है। तो अब आए, हमने कहा वुड को अगर हम देखें, सब बच्चे इधर कॉपी अभी नहीं है मेरा बच्चा, तो हमने कहा सर वुड जो है अगर तो उसकी सेल्स टोटल सेल्स 69.8 से ज्यादा है तो वो रेवेन्यू की बेस पे क्या बन जाएगा, तो हमने कहा वुड की सेल्स कितनी आ रही है भाई 220 प्लस इंटर सेगमेंट भी है 258, 69.8 से ज्यादा है, तो हमने कहा ये वुड क्या हो गया रेवेन्यू की बेस पर रिपोर्टेबल बन गया। क्या हम यहाँ तक क्लियर हैं। फिर आगे आते हमने कहा सर फर्नीचर, क्या फर्नीचर रेवेन्यू की बेस पर रिपोर्टेबल बन रहा है, यस सर ये भी 258 है, तो ये भी क्या हो गया रेवेन्यू की बेस पर रिपोर्टेबल बन गया। वनीर बन रहा है रेवेन्यू की बेस पर 62, नहीं सर वनीर नहीं बन रहा, वेस्ट बन रहा है नो सर 60, और ना ही मतलब पहली अटेम्प्ट हुई 5 में से 2 बच्चे पास हुए 40% रिजल्ट, बाकी 3 बच्चे अभी पास हो जाएंगे अगली अटेम्प्ट। और अगली अटेम्प्ट किसकी बेसिस पर होगी एसिड की, ये कॉपी करना है तो कॉपी करो, एसिड की बेस पर हम चेक करेंगे कि अब बाकी अटेम्प्ट बच्चे पास। आपने एग्जांपल में बोला था कि हम लोग सेल्स जो कस्टमर को पे करते हैं वो और इंटरसेगमेंट इन दोनों को ऐड नहीं करेंगे, हम कंपनी की सेल्स नहीं होगी, कंपनी सिर्फ 80 रुपए शो करेगी, मतलब वैसे करेंगे इसके लिए तो करना ही करना है दोनों को,
ट्रिगोनोमेट्री ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट है। सर क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 1। चलें सर, बढ़े आगे। अब आगे बढ़ते हुए हमने कह दिया कि सर एसिड की बेस पर आएंगे, और एसिड क्या कहता है वो भी बड़ा सिंपल है। कह रहा है इट्स एसिड्स आर 10% or more of the combined acids of all segment। तो जब आपने एसिड वाला बनाया हुआ था चार्ट के अंदर, उसमें लिख दें कि ग्रेटर देन इक्वल टू सही है सर। अब एसिड की बेस पर देखते हैं कौन सा बच्चा पास हो रहा है। आए सर उसी सवाल पे आते हैं। टोटल एसिड्स कितने? 10,200। तब हमने कहा सर एसिड्स की बेस पे अगर हम आए तो हमने कहा 10,200 का कितने परसेंट, कितना हुआ? 1020, 1020। अब हमें देखना है कि एसिड की बेस पर कौन सा बच्चा पास हो रहा है। तो आए सर, ये दोनों अगर फिर से दूसरी अटेम्प्ट में बैठे, वुड
वैसे इनके लिए रेलिवेंट नहीं है एसएट, ये ऑलरेडी पास हो चुके हैं, बट फिर भी हम लोग दूसरी अटेम्प्ट में बैठे तो ये दोनों पास हो जाएंगे। यस सर, वुड तो पास हो गया है ना, 1020 उसके तो 49। दूसरा फर्नीचर हो रहा है नहीं हो रहा है? अच्छा ये 2 है क्या? ये 1 ही है क्या? अरे 2 है यार, ये मैंने ये 1, अरे ये आए सर है, हमने उसमें थोड़ा चेंज किया। फर्नीचर भी हो रहा है दूसरी अटेम्प्ट में पास। यस सर, फर्नीचर भी पास हो गया। फिर हम आगे आए, 1 ईयर हो रहा है? नो सर। वेस्ट अदर भी नहीं है ना सर, तो ये दोनों ने पहली अटेम्प्ट में निकाली, दूसरी अटेम्प्ट में भी इनको टेस्टिंग के लिए बिठा दिया, पास हो गए। ये 3 निकम्मे अभी भी पास है, लेकिन कोई मसला नहीं सर, यहाँ पर 3 अटेम्प्ट का चांस है। सही, आई के अपने कितने अटेम्प्ट का चांस दिया है? 6 अटेम्प्ट का। और यहाँ पर कितने अटेम्प्ट है? 3 है, ठीक है। खैर वैसे आई के अपने 6 अटेम्प्ट का, अब तुम लोगों के लेवल, तुम लोगों से जो पहले पुरानी स्कीम थी ना, अभी जो मतलब ये स्कीम अभी चल रही है, इससे बल्कि सॉरी इससे भी पहले वाली, उसमें था कि आप एक पेपर 6 दफ़ा दे सकते हो। अगर आप 6 दफ़ा में पास नहीं करते ना, तो फिर वो पेपर आप दे ही, फिर आप बाकी सब पेपर निकाल लोगे, तो फिर उसके बाद उसकी 2 अटेम्प्ट्स क्या होंगी? अनलॉक होंगी। ये 2022 से पहले वाली स्कीम थी। नहीं, अभी आके अपने आपको नंबर ऑफ ईयर्स दे दिए, अफेक्टिवली 5 साल में कैफ कर सकते हो तो कर लो। 5 साल पूरे हो जाते हैं और 2 पेपर लेते तो 1 साल और दे देंगे, वरना टाटा और आई के अपने डिस्क्वालिफिकेशन के नोटिस देना शुरू कर दे। चले सर अब आगे आते हैं, यहाँ तक सब क्लियर है? अब सर जो इसका तीसरा क्राइटेरिया है, अगर मैं कहूँगा ना पूरे स्टैंडर्ड में सबसे टेक्निकल कोई चीज़ है तो वो यही है, जो इसका तीसरा क्राइटेरिया है। इसकी अंग्रेजी पहले तो आप लोग देखते समझ पाते नहीं समझ पाते, आ जाए अंग्रेजी पे आते हैं। ये वाला एब्सोल्यूट अमाउंट, एक वर्ड आ रहा है एब्सोल्यूट अमाउंट। एब्सोल्यूट के वर्ड से क्या पता चलता है? कंप्लीट, एग्जैक्ट, एब्सोल्यूट मैथ्स में क्या होता है? इग्नोर दी साइन, इग्नोर दी पॉजिटिव नेगेटिव एब्सोल्यूट में दोनों सेम हो जाते हैं, -10 और +10। अगर हम बोलें एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करें तो दोनों सेम है। साइन को क्या कर दो? इग्नोर। तो कह रहा है द एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ इट्स रिपोर्टेड प्रॉफिट और लॉस इज 10% or more of the greater in absolute amount of the combined reported profit of all operating segments that did not report a loss। क्या मतलब है? combined profit and the combined proportionate loss of operating segment that reported a loss। बताए भाई, इसका उर्दू मतलब समझा दो। प्रॉफिट है लॉस है 10%। सलीस उर्दू में इसका मतलब सही है, फिर हम इसको लिख भी लेंगे। 10% लेंगे एब्सोल्यूट टर्म्स में प्रॉफिट का और लॉस का। सही है, प्रॉफिट है लॉस जो हायर हो वही लेंगे एब्सोल्यूट। हायर ही उसकी। कोई और ट्राई करना चाहेगा? है सर, इसने हमें समझाया, इसने कहा फिलहाल तुम साइन को इग्नोर करो, जिन सेगमेंट्स में प्रॉफिट हुआ है उन सेगमेंट्स का प्रॉफिट पकड़ो, जिन सेगमेंट्स में लॉस है उनका लॉस, दोनों को टोटल कर लो, प्रॉफिट को और लॉस को। तमाम सेगमेंट्स के लॉस वालों का टोटल अलग हो गया, प्रॉफिट वालों का अलग हो गया। अब जो भी हायर होगा उसका 10% लो और इंडिविजुअल सेगमेंट्स के प्रॉफिट या लॉस से कंपेयर करो साइन को इग्नोर करके। पहले इसका हम अंग्रेजी लिख लेते हैं, सही है, ताकि तुम लोग जो है फिर इसको हम सवालों में अप्लाई करेंगे।
टेक higher sum of profits or sum of losses in absolute terms. फिर कंपेयर विद 10% of above individual segment profit or loss in absolute terms। और absolute terms का मतलब होता है साइन को क्या कर दें, इग्नोर। ये बस समझने में थोड़ा सा मुश्किल था, आप देखेंगे ना तो आपको बोलेंगे यार तो बहुत इजी है। जिन सेगमेंट्स का प्रॉफिट हुआ है उनका प्रॉफिट पकड़ो, जिनका लॉस हुआ है उनका लॉस पकड़ो, हायर पे जाओ और कंपेयर कर लो। हाँ, इस क्वेश्चन पे तो अभी आ ही नहीं रहे। चलें सर, अब हम इस क्वेश्चन से हटकर एक और तरह के क्वेश्चन हैं उन पे आएंगे ताकि ये वाला कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। आए सर, आए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आ रहे हैं सिर्फ इस कॉन्सेप्ट के लिए, ये सबके पास जो है नजर आ रहे हैं सबको। चलिए सर, इसने कहा है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू, ये 300 हो गया, हम इसको 250 कर लेते हैं ताकि हमारी फ्रेम में फिट हो जाए। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू द कोटेड कंपनी विद 5 डिविजन्स ऑफ ऑपरेशन। सही है, फिर डिवीजन 1 और डिवीजन 2, 3, 4, 5 अब इसने बता दिया। अब देखें सर, यहाँ पर अगर हम आए इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमने कहा कि हमें क्या करना है सर, सम ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस लेने हैं। मैं यहां पर वर्किंग कर रहा हूं, तो मुझे बताएं सर प्रॉफिट्स का सम कितना है और लॉसेस का, तो बोला इन दोनों में से हायर कौन सा है। हायर लिया हमने 110 और 40, तो हायर कौन सा हुआ, तो 110 का 10% कितना हुआ, 11। अब हमें इस 11 को कंपेयर करना है इंडिविजुअल सेगमेंट्स के प्रॉफिट और लॉस से, साइन को इग्नोर करके, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि रिपोर्टेबल। तो हमने कहा सर क्या ये रिपोर्टेबल है, नो सर। ये है, ये है, यस सर, क्योंकि एब्सोल्यूट टर्म्स में देखा जाए सिर्फ नंबर को चेक करें तो 40 इज ग्रेटर देन 11, ये है, ये भी है। क्या हम क्लियर हैं कि साइन को इग्नोर करो और इंडिविजुअल सेगमेंट्स का, तो ये सर सिर्फ 4 पे आ जाए। अब 4 पे जरा देखें तो 4 पे हायर क्या बन रहा है, 110 ही बन रहा है। अब हमने कहा 110 के हिसाब से देखें तो क्या 11 आया, डिवीजन 1 हो गई, 2 सब हो गए, पक्की बात है। चलें सर फिर और आगे बढ़ेंगे। तीसरा सवाल, सॉरी 5वां, इसी उसमें तीसरा। अब बताएं हायर क्या है, 110, लेकिन लॉस पे आ गए। तो हमने कहा सर 110 ही है, तो अब आप बताएं
11 से सब ज़्यादा हो गए तो सर पॉइंट क्या है कि साइन को इग्नोर करके सम ऑफ प्रॉफिट सम ऑफ जो भी होगा फिर उसके 10% से क्या करना है, कंपेयर करना है। चले सर अब आते हैं जो सवाल हम कर रहे थे, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए था। इस सवाल में आते हैं। सर क्या इस सवाल में कोई लॉस है? नो सर, इस सवाल के अंदर जो हम पढ़ रहे थे कोई भी लॉस नहीं है, सारे के सारे प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट कितना आ गया 130। तो प्रॉफिट अगर हम आए तो प्रॉफिट आ गया कितना, और 130 का 10% कितना हुआ 13। कितना हो गया, तो 130 का 10% हुआ 13। अब बताएं सर इंडिविजुअल सेगमेंट पे आते हैं। वुड और फर्नीचर फिर पास हो गए। हमने कहा सर ये प्रॉफिट की बेस पे भी पास हुए हैं, ये भी प्रॉफिट की बेस पर पास हुए हैं, ऐसा ही है ये। हमने अब हम लिख देंगे भैया टू डिस्क्वालीफाई, नॉट रिपोर्टेबल, नॉट रिपोर्टेबल। क्या हम क्लियर हैं? पक्की बात है। चलें सर, तो हमने कह दिया सर ये बेसिकली हमने पहला सवाल कर लिया। कॉपी करें, इसको पूरा करें, फिर अगले सवाल पे जाते हैं। किसका? तो मैं कैफ के उसमें डाल दूंगा, ठीक है। कर लिया कॉपी सबने? चलिए सर, ये सबने कर लिया। तो अब ये एक सवाल है जो कि आप लोग करेंगे खुद से। वैसे तो मैंने होमवर्क लिखा है, लेकिन ये सवाल ACCA का सवाल है। आ रहा है नजर? चलें सर आ जाएं। द मैनेजमेंट ऑफ HK को हैव आइडेंटिफाइड ऑपरेटिंग सेगमेंट्स बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन फॉर दीज सेगमेंट्स इज प्रोवाइडेड बिलो। ठीक है, अब आपको इसमें से आइडेंटिफाई करने शुरू हो जाएं सब। रिपोर्टेबल कौन से हैं? इसी फॉर्मेट पे
5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए इस सवाल में। चलें जी, कौन कौन से हो गए पूरा सवाल आइडेंटिफाई, कौन से हैं भैया रिपोर्टेबल? नॉर्थ अमेरिका। अब देख लेते हैं भैया। सब बच्चे इधर, हाँ सबकी तवज्जो बोर्ड पे मेरा बच्चा। भाई रेवेन्यू के हिसाब से क्या बन रहा है थ्रेशोल्ड? 10% कितना हो गया? 100। एसेट्स के हिसाब से 1000। ऐसा ही है। और हमने कहा सर हो सर एक्सेल होता ना तो अभी ऊपर कर देते। हाँ यहाँ सर अब हमने कहा प्रॉफिट और लॉस के हिसाब से वर्किंग कर ले इधर, सम ऑफ प्रॉफिट्स और सम ऑफ लॉसेस। चले जी, हमने कहा सर सम ऑफ प्रॉफिट्स हायर उठाना है ना, तो हमने कहा 98 प्लस 47 प्लस 121 प्लस 12 कितना हो गया? 278। मानते हो? लॉसेस कितने हैं? 41। तो हमने कहा हायर क्या हो गया? तो हमने कहा 278 का कितना हुआ? ऐसा ही है। चलिए इस पर हमने कहा सर अब आ जाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या पोजीशनें हैं। सेगमेंट, कौन कौन से सेगमेंट है? 6 टोटल। यूरोप,
मिड ईस्ट, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका। चले जी, यूरोप पे आए तो यूरोप का रेवेन्यू कितना है 260, और हमारा क्राइटेरिया क्या था, तो यूरोप हो रहा है रेवेन्यू की बेस पे। अगर हम आए, मिड ईस्ट हो रहा है, नो सर। नॉर्थ अमेरिका, उसका एशिया हो रहा है, यस सर, एशिया भी हो रहा है। और हमने कहा कि सर नॉर्थ अमेरिका भी हो रहा है, यस सर। सेंट्रल अमेरिका हो रहा है क्या, नो सर। और साउथ अमेरिका नहीं। फिर आपने एसिड की बेस पर, एसिड की बेस पर 1000, क्या ये हो रहा है यूरोप, यस सर। और हमने कहा कि सर मिड ईस्ट हो रहा है, एशिया हो रहा है, नो सर। नॉर्थ अमेरिका हो रहा है, यस सर। बाकी दो भी नहीं हो रहे। प्रॉफिट की बेस पर 27 पॉइंट हो रहा है यूरोप, यस सर। मिड ईस्ट, नो सर। एशिया, यस सर। नॉर्थ अमेरिका, यस सर। और हमने कह दिया नहीं हो रहे, ऐसा ही है, पक्की बात है। चलें सर, अब मजीद आगे बढ़ेंगे। नहीं सर, ये हमने कहा कि सर कौन सा, ये हमने बेसिक तरह के सवाल कर लिए है ना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सेगमेंट। अब हम आए, अब हमने कहा कि सर कितने लोगों को लगता है एसीसी आसान है, आसान लगता है तुम लोगों को, ओके। हाँ सर, ये क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। ये थ्योरी का सवाल है। किसका सवाल है, थ्योरी वाला सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7 ACCA पढ़ते हैं और देखते हैं कि आप लोग जो है सर इसमें ACCA वालों से अच्छे हैं या नहीं है, तो आप लोग ही बताएंगे अभी करके। अच्छा, इस सवाल है ना थोड़ा सा पैटर्न अलग है, और इस किस्म का सवाल भी आईकेप में नहीं आया। ये सवाल जो है ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सेगमेंट के ऊपर है। आइए पढ़ते हैं। ये रिपोर्ट टेबल तक पहुंच ही नहीं रहा है, किसके ऊपर जा रहा है अभी, मतलब इसमें पहले आइडेंटिफाई करवाएगा फिर रिपोर्ट टेबल। रिक्वायरमेंट पहले पढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट में कह रहा है ये XYZ is uncertain as to whether research and development laboratories should be as 2 segments under IFRS 8 and would like advice on this issue। ठीक है, बोला इस पे बाद में कहा ठीक है भैया, आप बातें पढ़ते हैं क्या कह रहा है। XYZ a public company is a pharmaceutical and is seeking advice on several financial reporting issues। ठीक है, XYZ produces and sells its through 3 separate divisions. In addition, there are 2 labs which carry out research and activities. In the first of these labs, the R&D activity is funded internally and centrally for each of the। अब पहली लैब की बात की, जो पहली लैब है ना उसके अंदर वो इंटरनल काम ही करती है। सही है भाई, कर सकती है। 2 लैब है और हमने कह दिया अपना जो है क्या कहते हैं 3 हमारे पास सेल्स डिविजन है। ठीक है, इट डज नॉट कैरी आउट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज फॉर अदर एंटिटीज, मतलब उसका एक्सटर्नल रेवेन्यू नहीं होगा, सारे का सारा क्या होगा इंटरनल। लेकिन अगर इंटरनल भी 10% से बढ़ गया तो हम कहें वो भी रिपोर्टेबल है। Each of the 3 divisions is given a budget allocation which it uses to purchase research and development from lab। तीनों डिवीजन को पैसे दिए जाते हैं जिससे वो लैब से उसका रिसर्च खरीदते हैं। The lab is directly accountable to the for this expenditure। अब जरा इसका स्ट्रक्चर बता दें। अभी हमने कहा स्ट्रक्चर बना रहा हूं अभी सिर्फ लैब 1 का। लैब 1 पे हम आए और हमने कहा लैब 1 जो है वो 3 डिविजन्स को सेल कर रही है। डिवीजन 1,
डिवीजन 2 और डिवीजन 3, ये इनको सेल्स कर रही है। ठीक है सर, ये हमने कह दिया लैब 1 है। फिर कह रहा है द लैब इज डायरेक्टली अकाउंटेबल टू द डिवीजन हेड्स फॉर दिस, डिवीजन हेड जो है उनको देख रहे होते हैं। सही है। फिर कह रहे हैं द सेकेंड लैब परफॉर्म्स contract investigation activities for other labs and pharmaceutical. The laboratory earns 75% of its revenue from, and these external revenues represents of the organization. The performance of the second lab activities and of the 3 division is regularly reviewed by CODM. In addition to the head of division, there is a head of the second lab. The head of the second lab is directly accountable to the, and they discuss the allocation of resources and finance. XYZ is uncertain as to whether the R&D labs दोनों के should be reported as 2 separate segments under IFRS. अब लैब 2 जो है उसने कहा भैया लैब 2 ने कहा कि मैं इन तीनों को भी बेचता हूँ, डिवीजन 1 को भी बेचता हूँ, डिवीजन 2 को भी बेचता हूँ, डिवीजन और एक्सटर्नल कस्टमर्स को भी बेचते हैं। ठीक है। और इसका जो टोटल रेवेन्यू है इन इस लैब का वो 25% यहाँ से आता है, 75% कहाँ से आता है, और ये जो 75% है ये टोटल सेल्स का कितना बनता है। अब पूछ रहे बताओ लैब 1 और लैब 2 के 2 अलग अलग सेगमेंट है। कितने लोग कह रहे हैं कि 2 अलग अलग हैं? पढ़ें एक दफा फिर से सवाल को भी पढ़ें। तो क्या हुआ, इंटरनल से भी नहीं कर रहे हैं। बताएं जी, लैब 1 लैब 2 दोनों अलग अलग सेगमेंट हैं? कितने लोग कह रहे हैं? हाथ उठाएं। कितने लोग कह रहे हैं नहीं है? सब सवाल को मेरे, कितने लोग कह रहे हैं लैब 1 क्या ऑपरेटिंग सेगमेंट है? क्या लैब 1 ऑपरेटिंग सेगमेंट है? कितने लोग कह रहे हैं नहीं है? सर लैब 1 ऑपरेटिंग सेगमेंट ही नहीं है। क्यों नहीं है? सर CODM वाली कंडीशन थी 3 में से 1, एबिलिटी टू अर्न, ये कमा रही है। हमने कहा डिस्क्रीट भी अवेलेबल होगी, लेकिन उसने साफ कह दिया कि जो CODM भैया हैं वो सिर्फ सेकंड लैब को देखते हैं और 3 डिविजन्स को देखते हैं। वो लैब 1 को पूछते उठते। एक और हिंट भी दे दी उसने, कहा जो लैब 1 है ना वो डायरेक्टली अकाउंटेबल किसको है? डिविजन्स को। वो CODM को तो जवाब भी CODM, तो हमने कहा लैब 1 इज, अगर देखो ऑपरेटिंग सेगमेंट ही नहीं तो फिर रिपोर्टेबल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। तो हमने कहते भैया तू तो सही है। अब बड़े गौर से सर देखिएगा, औरत बनने के लिए पहले लड़की होना जरूरी है, मर्द बनने के लिए पहले लड़का होना जरूरी है ना सर? इसी तरीके से रिपोर्टेबल सेगमेंट बनने के लिए पहले ऑपरेटिंग सेगमेंट होना। भाई तुम तो पहले उसमें ही हार गए, तुम उसने साफ कह दिया कि CODM देखता ही तुम्हारी औकात ही नहीं है ना? CODM तुम्हें देखता ही। तो अब इसका आंसर होगा लफाजी में। किस में होगा? लफाजी में। अब लफाजी जज्बात का जहाँ होता है ना इजहार, वहाँ हम जाते हैं
हार्ड है ना सर। कल सब बच्चे जज्बात का इजहार करके आएंगे और मेन पॉइंट में देखो लिखना क्या है। आप बोलेंगे लैब 1 ऑपरेटिंग सेगमेंट का क्राइटेरिया ही मीट नहीं करता इसलिए वो रिपोर्टेबल, लैब 2 ऑपरेटिंग सेगमेंट भी है और रिपोर्टेबल भी है। क्यों? क्योंकि सर उसने बता दिया, क्राइटेरिया भी दे दिया कि उसका जो रेवेन्यू है वो टोटल रेवेन्यू का 18% एक्सटर्नल, तो हमने कहा इसका मतलब है कि उसका रेवेन्यू ज्यादा है। तो लैब 1 इज ऑल्सो, तो लैब 1 तो है नहीं, लैब 2 इज ऑल्सो रिपोर्टेबल, ऑपरेटिंग तो है ही। अब एक्सप्लेन करना है। कल की क्लास में किस पे जाएंगे, इसकी इंशाल्लाह एक्सप्लेनेशन के ऊपर जा रहे होंगे। किसी का कोई सवाल आज की क्लास तक? स्टोरी टाइम से पहले हम आ जाते हैं, क्विकली रिवाइज करते हैं। आज की क्लास में हमने क्या कवर किया सर? थ्रेशोल्ड, क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड। इसने कहा भैया किसी भी सेगमेंट को ऑपरेटिंग बना लिया तुमने, एग्रीगेट भी कर लिया, लेकिन रिपोर्टिंग बनाने के लिए 3 में से कोई एक बात पूरी करवाओ। पहली बात, वो उस सेगमेंट के टोटल रेवेन्यू, सही है, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल रेवेन्यू, पूरे तमाम सेगमेंट्स के टोटल रेवेन्यू का 10% या उससे ज्यादा होना चाहिए। दूसरी बात, उस सेगमेंट के जो एसेट्स हैं वो तमाम सेगमेंट्स के एसेट्स का 10% या उससे ज़्यादा होना चाहिए। और यहाँ पर जो 10% है इसका मतलब है फुल 10%, 9.9 10% के बराबर है। फिर हमने कहा सर उस सेगमेंट का प्रॉफिट या लॉस, तमाम सेगमेंट्स के प्रॉफिट या लॉस का हमें सम करना है, हायर उठाना है प्रॉफिट वालों को, लॉस वालों को, सही है ना। और एब्सोल्यूट टर्म्स में सेगमेंट को इंडिविजुअल करके एब्सोल्यूट टर्म्स में कंपेयर करना है। अगर उसका प्रॉफिट या लॉस 10% या उससे ज़्यादा है तो वो रिपोर्टेबल है, वरना नहीं होगा। सर फिर हमने पढ़ा 3 तरह के टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आते हैं। आइडेंटिफिकेशन वाले सवाल चल रहे हैं कल की क्लास में, उसके बाद इंशाल्लाह हम आ जाएंगे किस पे, डिस्क्लोजर वाले सवालात की तरफ हम आ जाएंगे, कल क्लास में इंशाल्लाह आ जाएंगे। और बस फिर इसके साथ यही है हमने कहा। और फिर हमने कहा कि अगला क्या कह रहे थे मैं, हाँ ये हो गया हमारा। और तीसरा इसका आ जाता है एरर, सही है। इस वीक इंशाल्लाह ये टॉपिक ख़त्म भी हो जाएगा। 8 नंबर तक का टॉपिक है सर, 3 अटैम्प्ट में से 1 के अंदर आ रहा होता है। छोटा टॉपिक है लेकिन इंटरेस्टिंग भी है और प्रैक्टिकल लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट भी है, सही है सर। आज की क्लास से नहीं थका बात है, हम क्विकली किसके ऊपर, स्टोरी टाइम के ऊपर आ जाते हैं। और सर आज की स्टोरी टाइम के ऊपर हम जो है किस पे बात करें, फर्म की बात की थी लास्ट टाइम ने, है ना सर। चलिए सर आज के स्टोरी टाइम पे भी हम फर्म की ही बात करते हैं। और फर्म में आप अक्सर अभी, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में बात अभी से हो, 2 ऑप्शन आते हैं आपके पास, आर्टिकल्स इंडस्ट्री से और आर्टिकल्स फर्म से। अब सर इंडस्ट्री और फर्म की जो आर्टिकल्स है ना, इनके अंदर ज़रा फ़र्क समझना। फर्म की जो आर्टिकल्स होती है, अगर कोई आज मुझसे पूछे, हालांकि मैंने माशाल्लाह यूनिलीवर में भी जॉब की है, यूनिलीवर इस वक्त इंडस्ट्री में सबसे टॉप पे है, सही है ना। तो मुझसे पूछना तो शायद आज भी मैं जो टॉप 20-30 फर्म्स है ना उनमें आर्टिकल्स पसंद करूँगा एज़ कम्पेयर टू यूनिलीवर। हालांकि यूनिलीवर इज़ फंटास्टिक और वंडरफुल। क्यों? ये मेरा ओपिनियन है। फर्म के आर्टिकल्स की बेनिफिट पहले बताता हूँ, फिर नुकसानात भी बताऊँगा। सर बेनिफिट मेरे हिसाब से बहुत लर्निंग होती है फर्म में। अगर आप सही जगह हो, सब कुछ हो, तो आपकी फर्म के आर्टिकल्स में जो लर्निंग होती है उसका इंडस्ट्री के आर्टिकल से लर्निंग से कंपैरिजन ही नहीं है। दूसरा, फर्म की जो आर्टिकल है, फर्म की आर्टिकल्स है उसके अंदर आपके पास ऑप्शंस खुले रहते हैं सारे। फ्यूचर में आपको अपनी फर्म खोलनी है, वो भी खुला हुआ है। ग्लोबली पाकिस्तान से बाहर जाना है, वो ऑप्शन भी खुला हुआ है। तो 2 फ़ायदे सबसे बड़े, पहला लर्निंग बहुत ज़्यादा है, मेरा हिसाब है, हो सकता है यहाँ पर मैं बाइज हूँ, लेकिन दूसरा तो सिर्फ मेरा नहीं, दुनिया मानेगी कि फर्म के आर्टिकल्स के बाद ऑप्शंस खुले रहते हैं, बाहर जाने के भी ऑप्शन ज़्यादा हैं और इवन अपनी प्रैक्टिस करने के भी ऑप्शंस ज़्यादा हैं। नुकसान क्या है फर्म के आर्टिकल्स के? इन्वायरमेंट इज टॉक्सिक। प्रेशर पीरियड में, हर फर्म में नहीं लेकिन बहुत सारी फर्म्स में आपको नहीं पता कि जो आपके साथ हो जाए। मतलब मैंने लॉन्डो को रोते हुए देखा है,
ख़वातीन का तो फिर आप सोचेंगे, ख़वातीन को लोग फिर भी हाथ हल्का रखते हैं, उसके बावजूद वो तो रो जाती हैं, लेकिन जो मर्द है ना उसको रुलाना थोड़ा सा, और लड़के वॉशरूम में जा के रो रहे, सही है। वो खुद उन्होंने कॉन्फेस किया है कि भाई नहीं होता था बर्दाश्त, सही है, लेकिन हर फर्म में नहीं होता है, सही है। PwC में होता है, मेरे टाइम तक होता था, अभी भी मैंने सुना है, लेकिन प्रेशर के पीरियड में लेट सिटिंग्स होती हैं, सही है। फर्म के अंदर आपकी लेट सिटिंग होंगी, सारी चीज़ें होंगी, फर्म के साथ ये मसाइल जुड़े हुए हैं। हर फर्म में नहीं होते, लेकिन मेजॉरिटी में। फिर आ जाते हैं इंडस्ट्री आर्टिकल्स। अच्छा, फर्म में एक और डिसएडवांटेज के लें, स्टाइपेंड भी इंडस्ट्री के मुकाबले में कम होती है, सही है ना, लेकिन मैं कहता हूँ आजकल इतने अभी फ़र्क नहीं रहे। फर्म अच्छी स्टाइपेंड, बच्चा जो है, अगर मैं बताऊँ अभी 23,000 समथिंग चल रही है, और ऑन एवरेज हमारा एक बच्चा 6-7 हज़ार रुपये का अलाउंस बना देता है, तो 30,000 रुपये उसकी बन जाती है इस जॉब में, सही है। इंडस्ट्री के अंदर बंदे को आजकल नॉर्मल इंडस्ट्री 40,000 रुपये दे रही है, तो 10,000 का फ़र्क है। अभी आई के फिर रेट बढ़ा देगा फर्म्स के, तो वो मेरे ख्याल में रह दे के 7-8 हज़ार का फ़र्क आ जाएगा। फर्म में ये है कि हर साल इंक्रीज़ भी कर रहा होता है, लेकिन इंडस्ट्री क्योंकि उससे ऊपर ही दे रही होती है, इंडस्ट्री में लेकिन कन्वेंस अनाउंस नहीं बनता, तो फर्म में बन जाता है, लेकिन फ़र्क आ जाता है 8-10 हज़ार का। कुछ इंडस्ट्रीज़ 65,000 भी देती हैं, लेकिन वो एक अलग है। इंडस्ट्री आर्टिकल्स में फ़ायदा है, लेट सिटिंग्स नहीं है ना, बहुत कम है, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग ज़्यादा है। काम जब कम होगा, अगर सही जगह हो, तुम अगर चले गए ना सुई गैस वगैरह पे, तो जो पर्सनैलिटी ना वो भी कम ख़त्म, सही है। तो अभी KNS वालों ने एक रील डाल दी थी मेरी क्लास की, वो देखी थी तुम लोगों ने कुछ, तो वो एक मेरा दोस्त सुई गैस में था, इसी से की बेस पे था, बोलता है मैं अल्लाह माफ़ करे दिन की 2 फिल्में देखता था डेली, ऑफिस पहुंचता था काम ही नहीं है, अलग रूम है, हेडफोन लगाया, 10 बजे फिल्म लगाई, 12 साढ़े 12 ख़त्म हुई, नमाज ब्रेक, खाना ब्रेक, है ना भाई, फिल्म देखी है, अल्लाह को याद करेंगे, थोड़ा गुनाह की माफ़ी। बोला यार नमाज ब्रेक, खाना ब्रेक, 2 बजे 2:15 बजे वापस आए खाने नमाज से, कोई काम नहीं, दूसरी फिल्म, वो 4:30 बजे हुई, 4:30 बजे छुट्टी हो जाती है खत्म। तो बोलता है दिन की उसने 1-2 महीने बोला 2 फिल्में देखी, दिन की अब फिल्में ख़त्म, सही है। बोला भाई अब मैं क्या करूँ, तो बोला फिर उसके बॉस ने मशवरा दिया, बोला क्या, बोला यार कोई कारोबार कर सकते हैं, बोलता है हाँ मैं तो करता हूँ। बॉस ने बोला फिर एक काम कर, तो सुबह अटेंडेंस लगा, काम पे निकल जा, 4:30 से पहले पहुँच जा, वापस अटेंडेंस लगा। तो बोलता है मैंने ऐसे सुई गैस में तकरीबन 6-8 महीने निकाले, फिर मैंने कहा यार ये तो फ़ायदा ही नहीं है इसका। तो बेसिकली ऐसी जगह पे नहीं जाना, ठीक है, लेकिन तुम्हें जाना है तो इंडस्ट्री में अच्छी जगह पे जाओ, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग होगी, पैसे अच्छे मिलेंगे, सही है, ये तो कोई शक नहीं। लेट सिटिंग्स नुकसानात क्या हैं, फ्यूचर में प्रैक्टिस का ऑप्शन, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ फ्यूचर के अंदर बाहर जाने के चांसेस भी, अदर देन आप मल्टीनेशनल में हो या ऑयल एंड गैस में हो, तो तकरीबन बहुत कम हो जाएंगे। आपको नॉर्मल जो बच्चा MBA वाला जा रहा होता है उसी अप्रोच से बाहर जाना होगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ भी जो मैं कहता हूँ कि यार वो ये है कि इस वक्त जो मार्केट में लोग बैठे हैं, मेरा जैसे ओपिनियन, मैं फर्म की तरफ बाइज्ड हूँ, तो जो अदर देन जो CA मल्टीनेशनल में, हालांकि मैं भी मल्टीनेशनल में रहा हूँ लेकिन फिर भी मैं बाइज्ड हूँ, लेकिन अदर देन जो CA मल्टीनेशनल में हैं नहीं गए, वो आपको मेंटली कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि आप प्रॉपर वो हैं। तो इसलिए रेफरेंस फर्म्स की तरफ है, हाँ इंडस्ट्री की तरफ 2 लोग जाएं, और ये भी देखें दिमाग की क्लैरिटी बहुत ज़रूरी होती है। वो ख़वातीन इंडस्ट्री में जाएं जिनको पता है कि यार उनका जो है ना कैरियर है लिमिट हो जाएगा, जाहिर सी बात है यार। एक ख़वातीन के साथ होता है ना कि यार शौक़ के लिए पढ़नी है, घर वाले कर लें, लेकिन उनको बोलते हैं 28-30 साल के बाद हमें प्रॉपर कोई शायद जॉब ना करनी हो, करेंगे भी तो रिमोट कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, सही ना, कोई होता है फैमिली, तो वो ख़वातीन जाएँ जिनको पता हो यार 30 साल के बाद, 32 साल की उम्र में, 35 साल में मुझे कैरियर छोड़ ही देना है, तो यार फर्म के फिर 3 साल का अजाब नहीं झेलूँ। दूसरा वो लड़के जाएं या वो लड़कियां जाएं जिनको
जिनके अब्बा का सेट बिजनेस है, उनको अल्टीमेटली अब्बा की गद्दी ही संभालनी है। जब उनको अब्बा की बिजनेस ही संभालना है तो वो किसी अच्छी जगह जा कर के कंपनी के अंदर का इन्वायरमेंट देख लें कैसे होता है, क्या होता है। वरना मैं, हो सकता है कि मेरे साथ बहुत सारे सीए सीनियर एग्री ना करें, मैं इंडस्ट्री आर्टिकल्स को प्रेफर नहीं करूँगा। हाँ, लेकिन अल्लाह माफ़ करे, आप किसी ऐसी फर्म में जा रहे हैं जो कि आपको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं दे रही है, सही है ना, तो और बिल्कुल बेकार फर्म है और आपको एक ही क्लाइंट पे बोल दिया कि यार तुझे 3-3.5 साल तक एक ही डिपार्टमेंट में जो रहेगा, एडवाइजरी में ये वो, उससे अच्छा मैं कहूँगा इंडस्ट्री है। लेकिन स्टिल प्रॉज एंड कॉन्स हैं कि एडवाइजरी में रह करके भी बाहर जाना आसान है। तो सर ये डिसीजन मेकिंग आपने आहिस्ते आहिस्ते करनी है, सही है। बाज़ मरतबा बच्चा, अभी तो प्रेशर नहीं है ना, उस टाइम पे जब आर्टिकल्स फर्म में नहीं हो रही होती ना, तो बच्चे का मूड बनता है कि यार इंडस्ट्री चले जाऊं। बच्चा 8-10 हज़ार रुपये देखता है। हालांकि मैं आपको बताऊं, 8-10 हज़ार रुपये इतने मैटर नहीं करते यार। आप फर्म के साथ ना एक ट्यूशन पकड़ लो, सही है, आप 8-10 हज़ार रुपये कमा लोगे। लेकिन ये आपका डिसीजन है, अपना ख्याल रखिएगा। हम मिलेंगे कल। अल्लाह हाफिज़।